जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 8 सीपीसी के फिटनेस फैक्टर के बारे में। जी हां दोस्तों जो जेसीएम है, जेसीएम का संगठन है, उसके जो महासचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि हम सरकार से 2.86 से कम फिटनेस फैक्टर नहीं लेंगे, यानी हमें चाहिए 2.86 फिटनेस फैक्टर। और दूसरे इंटरव्यू में कह रहे थे कि हमें मुश्किल लगता है कि सरकार शायद 2.86 फिटनेस फैक्टर दे। यानी पहले इंटरव्यू में शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि हम 2.86 से कम नहीं लेंगे, और दूसरे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हमें मुश्किल लगता है कि 2.86 मिल जाए सरकार की तरफ से। यानी दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं। इसका मतलब है शिव गोपाल मिश्रा जी खुद ही नहीं जानते कि भारत सरकार कितना एक्सपेक्ट कर सकती है फिटनेस फैक्टर। दोस्तों आज मैं बात करूंगा फिटनेस फैक्टर के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया। और दोस्तों एक रिपोर्ट आ रही है, और यह रिपोर्ट है जी बिजनेस हिंदी की। इन्होंने बताया है कि 2.57 भी फिटनेस फैक्टर नहीं मिल पाएगा 8 सीपीसी का। इस बार केंद्र सरकार 2.57 से कम फिटनेस फैक्टर देगी। जी हाँ दोस्तों कुछ इन्होंने लॉजिस्टिक चीजें बताई हैं, कुछ जरूरी चीजें बताई हैं जो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है फिटनेस फैक्टर के बारे में। सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा, इनकी रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा फिटनेस फैक्टर के बारे में। सारी जानकारी देने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील दोस्तों मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं या फिर चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। तो दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी मेरे वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। और दोस्तों जो ये परसेंटेज है 34% जिन पेंशनर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परसेंटेज को 100% तक पहुंचाएं। चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे आपको नहीं देने, सारी जानकारियां आपके लिए फ्री में है, इसलिए वीडियो के देखने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको समझाऊंगा फिटनेस फैक्टर की रिपोर्ट जी बिजनेस हिंदी की। 8th पे कमीशन सैलरी 2.57 फिटनेस फैक्टर का सपना देख रहे केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, सिर्फ इतना बढ़ेगा फिटनेस फैक्टर। जी हाँ दोस्तों हमने उम्मीद लगाई है कि भारत सरकार ज्यादा फिटनेस फैक्टर दे, ताकि हमारी पेंशन, सैलरी ज्यादा बढ़े। और जेसीएम ने भी यही डिमांड करी है कि 2.57 से ज्यादा फिटनेस फैक्टर भारत सरकार को देना चाहिए, 2.86 के आसपास। अब दोस्तों इन्होंने बताया कि मुश्किल है कि आपको 2.57 मिले, ऐसा इन्होंने बताया। क्यों बताया समझते हैं। क्या लिखा है दोस्तों इसमें? केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। सभी को उम्मीद है कि इससे उनकी सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी, लेकिन हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस बार फिटनेस फैक्टर को कम रख सकती है, जिससे सैलरी में अपेक्षाकृत कम इजाफा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ज्यादा फिटनेस फैक्टर भारत सरकार देगी तो हमारी सैलरी, पेंशन ज्यादा बढ़ेगी। अगर फिटनेस फैक्टर हमें कम मिलता है तो हमारी सैलरी, पेंशन कम बनेगी। इसलिए डिमांड तो यही उठाई है कि भारत सरकार ज्यादा फिटनेस फैक्टर दे, ज्यादा, क्योंकि 10 साल में एक ही बार हमें पे कमीशन मिलता है। तो ये मौका आ रहा है सरकार के पास, तो सरकार ज्यादा फिटनेस फैक्टर दे। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है? केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि नए वेतन आयोग के लागू होने से उनकी सैलरी में बम्पर इजाफा होगा, लेकिन हाल ही में एक आई रिपोर्ट ने इन उम्मीद पर पानी फेर दिया है। जी हां दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि 2.57 फिटनेस फैक्टर मिलना मुश्किल है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी जिस 2.57 फिटनेस फैक्टर का सपना देख रहे हैं वैसा शायद ना मिले। सरकार इस बार फिटनेस फैक्टर को कम रख सकती है, जिससे सैलरी में उम्मीद से कम बढ़ोतरी होगी। आइए इस पूरे मामले को
आसान भाषा में और विस्तार से समझते हैं। अब दोस्तों क्या लिखा है, क्या है फिटनेस फैक्टर और क्यों है इतना महत्वपूर्ण। फिटनेस फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर है जिससे किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। यानी जो भी आपकी बेसिक पेंशन होगी उसे मल्टीप्लाई करेंगे फिटनेस फैक्टर के साथ, जो भी भारत सरकार 8 सीपीसी का देगी। यह सैलरी रिवीजन का सबसे अहम हिस्सा होता है क्योंकि इसी से तय होता है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। 7वें वेतन आयोग में फिटनेस फैक्टर 2.57 था। इसका मतलब यह था कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को या फिर बेसिक पेंशन को 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया और उससे नई सैलरी और पेंशन बनाई गई। उदाहरण के लिए अगर किसी की बेसिक सैलरी 10,000 है तो 7वें वेतन आयोग के बाद उसकी बेसिक सैलरी 25,700 रुपए हो गई, यानी मल्टीप्लाई कर दिया फिटनेस फैक्टर के साथ। फिर क्या लिखा है, 2.57 के सपने को झटका, कितना हो सकता है नया फिटनेस फैक्टर। जी हाँ दोस्तों 2.57 हमें मिला था 7 सीपीसी में और उम्मीद करी जा रही है कि 8th सीपीसी में भी भारत सरकार 2.57 दे। क्या ऐसा होगा, इन्होंने बताया मुश्किल है। बाजार और मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटनेस फैक्टर को लेकर 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों 2 तरीके की बातें करी जा रही हैं मीडिया में फिटनेस फैक्टर को लेकर। अब क्या लिखा है दोस्तों इसमें, निराशाजनक रिपोर्ट। सबसे पहली रिपोर्ट है निराशाजनक वाली। क्या है खबर, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटनेस फैक्टर 1.8 से 1.92 के बीच रह सकता है। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया था। कुछ फर्म है जिसका नाम है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, इन्होंने भी 8 सीपीसी पर अपनी रिपोर्ट दी है और इसमें इन्होंने बताया कि फिटनेस फैक्टर 8 सीपीसी का 1.8 से 1.92 के बीच रह सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका होगा। इससे सैलरी पेंशन में करीब 13% की ही बढ़ोतरी होगी। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर 1.8 से 1.92 मिलता है फिटनेस फैक्टर तो फिर ज्यादा पे और पेंशन नहीं बढ़ेगी, तो सरकार 13% ही बढ़ोतरी कर पाएगी आपकी पे और पेंशन सैलरी में, जो 7वें वेतन आयोग की 14.3 की बढ़ोतरी से भी कम है। जी हाँ दोस्तों 7 सीपीसी में कितनी बढ़ोतरी हुई थी पे और पेंशन में, 14.3% की। अगर 2.57 से कम फिटनेस फैक्टर मिलता है, 1.92 मिलता है, 1.80 मिलता है, तो दोस्तों फिर सरकार क्या करेगी, फिर 14.3% से भी कम आपकी बढ़ोतरी करेगी सरकार। तो इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं हाई फिटनेस फैक्टर की, ताकि सरकार उसके हिसाब से पे और पेंशन डिसाइड करे। फिर दोस्तों दूसरी रिपोर्ट है आशावादी रिपोर्ट है। वही कुछ अन्य रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि फिटनेस फैक्टर 2.28 से लेके 2.86 तक भी हो सकता है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो कर्मचारियों की सैलरी में, पेंशनर्स की पेंशन में 30% से 34% की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसकी उम्मीद काफी कम है। जी हाँ दोस्तों, क्या भारत सरकार 2.57 फिटनेस फैक्टर देगी? क्या गवर्नमेंट 2.28 से 2.86 के बीच में फिटनेस फैक्टर देगी? अगर गवर्नमेंट देती है तो आप मान के चलिए कि आपकी पे, पेंशन, सैलरी में वृद्धि होगी कितनी, 30 से 34% के बीच में। इसलिए डिमांड करी जा रही है कि सरकार ज्यादा फिटनेस फैक्टर दे, ताकि सरकार कम से कम 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी तो करे पे, पेंशन, सैलरी में। क्योंकि अगर फिटनेस फैक्टर ही कम मिलेगा तो दोस्तों आपकी फिर वृद्धि कितनी होगी, कितनी आपकी पे, पेंशन बढ़ेगी, 14%, 13%, 12%। तो दोस्तों ये चीज है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दी है। जैसा आपको पता है सरकार ने कोई रिपोर्ट नहीं निकाली, ना ही कोई ऑर्डर निकाला है। सरकार ने अभी इस पे कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, लेकिन वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों से सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अभी सरकार इनपुट मांग रही है, जैसा कि सरकार ने संसद में भी जवाब दिया था। अभी इनपुट मांगने का काम चल रहा है 8 सीपीसी पर, गृह मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से, फिर दूसरी जो राज्य की सरकार हो गई उनसे, अभी ये काम चल रहा है।
कम फिटमेंट फैक्टर से आपकी सैलरी पे कितना पड़ेगा असर। जी हाँ दोस्तों, अब आपके लिए समझना जरूरी है कि अगर सरकार कम फिटमेंट फैक्टर देती है तो आपकी पे, पेंशन, सैलरी पे उसका क्या असर पड़ेगा, ये समझ लेते हैं। आइए एक कैलकुलेशन टेबल के माध्यम से समझते हैं कि अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पर आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। यहां पर हम न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए को आधार मान रहे हैं। जो 7 सीपीसी की मिनिमम पे है 18,000, उसके आधार पे इन्होंने कैलकुलेशन करी है कि अगर कम फिटमेंट फैक्टर होगा तो आपकी कितनी सैलरी होगी 8 सीपीसी में। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मौजूदा यहां पे बेसिक पे लिखी है 18,000 रुपए 7 सीपीसी की। फिटमेंट फैक्टर अगर 1.86 आपको मिलता है, 1.86, तो दोस्तों फिर आपकी नई बेसिक सैलरी हो जाएगी 33,480। 33,480 अगर आपको 1.86 मिलता है, यानी 18,000 से बढ़कर 33,480 हो जाएगी, यानी कुल बढ़ोतरी होगी 15,480 रुपए की। अगर दोस्तों 18,000 बेसिक है और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 दिया जाता है, तब आपकी बेसिक पे बढ़कर हो जाएगी 34,560, यानी कितने की बढ़ोतरी, 16,560 रुपए की। अगर 2.57 दिया जाता है, जैसे कि 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर था 2.57, अगर 2.57 8 सीपीसी में भी दिया जाता है तो 18,000 से बढ़कर 46,260 हो जाएगी बेसिक पे। कितने की बढ़ोतरी, 28,260 की। अगर 2.86 दिया जाता है, जैसे कि कर्मचारियों की डिमांड है, जेसीएम की डिमांड है, अगर 2.86 दिया जाता है तो दोस्तों फिर 18,000 से बढ़कर हो जाएगा 51,480, यानी 33,480। तो दोस्तों आप यहां पे डिफरेंस देखिए, फिटमेंट फैक्टर का डिफरेंस देखिए। जैसे जैसे फिटमेंट फैक्टर बढ़ रहा है उस हिसाब से बढ़ोतरी भी बढ़ रही है, आप खुद ही देख रहे हैं। पहले 1.86 था तो 15,480 रुपए की बढ़ोतरी हो रही थी, 1.92 दिया तो 16,560 हो गया, 2.57 दिया तो सीधा 28,260, और अगर 2.86 दिया जाता है तो सीधा 33,480 रुपए की बढ़ोतरी सीधा बेसिक सैलरी में, बेसिक पे में। तो दोस्तों ये डिफरेंस है, इसलिए डिमांड करी जा रही है कि ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। हमें 1.86 नहीं चाहिए, हमें 1.92 नहीं चाहिए, हमें चाहिए सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर जितना भारत सरकार दे सके। लेकिन इन्होंने बताया कि ज्यादा मिलना मुश्किल है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, यह गणना सिर्फ बेसिक सैलरी पे आधारित है। कुल सैलरी में डीए, एचआरए और टीए जैसे कई अन्य भत्ते भी शामिल होते हैं। जी हाँ दोस्तों अभी इन्होंने सिर्फ बेसिक सैलरी बताई है, बेसिक पे दिखाई है। अभी इसमें डीए अलग काउंट होता है, एचआरए अलग काउंट होता है, जो टीए है वो अलग काउंट होता है, जो बेसिक सैलरी के आधार पर तय होते हैं। नए वेतन आयोग के लागू होने पर डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है और फिर से इसकी गणना शून्य से होती है। जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए जो डीए है उसे 0 कर दिया जाता है। जैसे कि 8 सीपीसी हमें 1/1/2026 से मिलेगा, तो दोस्तों आगे चलकर आपका डीएडीआर 0% हो जाएगा और बेसिक को यहां पे मर्ज कर देंगे डीए के साथ और एक नया फिटमेंट फैक्टर देंगे। फिर दोस्तों आगे का लिखा है 8वें वेतन आयोग के संभावित फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि। अब दोस्तों इन्होंने बताया कि कितना संभावित फिटमेंट फैक्टर आपको मिल सकता है 8 सीपीसी का। मौजूदा महंगाई भत्ता डीए को देखते हुए 1/1/2026 तक डीए 60% से 62% तक हो सकता है, 60% से 62% के बीच में 1/1/2026 से। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, नीचे दिए गए संभावित आंकड़े सिनेरियो बताते हैं कि 8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि कितनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों डीएडीआर के परसेंटेज को देखते हुए 1/1/2026 से जो हमारा डीएडीआर होगा उसके हिसाब से कितनी बढ़ोतरी होगी पे, पेंशन, सैलरी में कितने परसेंट, ये इन्होंने समझाया। अब दोस्तों यहां पे इन्होंने कुछ संभावनाएं व्यक्त करी हैं। कुछ संभावनाएं हैं जैसे कि बहुत आशावादी, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही निराशावादी, वेरी पेसिमिस्टिक, और फिर सामान्य अपेक्षा, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। दोस्तों आप किस कैटेगरी के हैं, आप एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं? क्या आप बहुत आशावादी हैं, वेरी ऑप्टिमिस्टिक हैं, या फिर आप बहुत निराशावादी हैं, वेरी पेसिमिस्टिक हैं, या फिर आप नॉर्मल सोचते हैं? अभी मैं आपको आगे समझाता हूं।
अब दोस्तों ये जानकारी है जो पेंशनर्स कर्मचारी बहुत आशावादी हैं, जो सोचते हैं कि सरकार बहुत ज्यादा देगी, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करेगी। यानी दोस्तों अगर 1/1/2026 से 62% डीएडीआर होता है, 62%, तब दोस्तों संभावित वेतन वृद्धि होगी कितनी? 24% के आसपास, 24% के आसपास। अगर 62% डीएडीआर होता है 1/1/2026 से, यह उन पेंशनर्स के लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए जो बहुत आशावादी हैं, वेरी ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो ज्यादा सोचते हैं कि सरकार बहुत ज्यादा देगी। फिर दोस्तों दूसरी कैटेगरी है बहुत निराशावादी, वेरी पेसिमिस्टिक। यानी अगर 1/1/2026 से डीएडीआर 60% होता है तो सिर्फ 12% की बढ़ोतरी करेगी भारत सरकार। दोस्तों ये अनुमानित आंकड़े हैं, अनुमानित, कंफर्मेशन नहीं है, इस पे 100% कंफर्म नहीं है, ये अनुमानित है। तो दोस्तों बहुत निराशावादी हैं अगर आप, तो दोस्तों फिर 12% की बढ़ोतरी, 60% डीएडीआर पे 1/1/2026 से। अगर दोस्तों आप नॉर्मल एक्सपेक्ट करते हैं भारत सरकार से, यानी आप नॉर्मल सोचते हैं कि सरकार ना तो बहुत ज्यादा देगी और ना ही बहुत कम देगी, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो दोस्तों फिर सरकार यहां पे वृद्धि करेगी 18% की, नॉर्मल, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। और दोस्तों अगर डीएडीआर 61% होता है तो दोस्तों आपकी संभावित वृद्धि 18% के आसपास, 18% के आसपास, ऐसा इन्होंने बताया है। संभावना है कि सरकार 18% से 24% के बीच वेतन वृद्धि की सिफारिश कर सकती है। जी हां दोस्तों, यानी 18% से लेके 24% के बीच में आपकी वेतन वृद्धि होगी 8 सीपीसी में। फिर क्या लिखा है? अगर 24% की वृद्धि होती है तो फिटमेंट फैक्टर अधिक रहेगा और वेतन में बढ़ोतरी शानदार होगी। जी हां दोस्तों, अगर आप बहुत आशावादी हैं, अगर सरकार भी सोचती है कि हम 24% की वृद्धि करते हैं पे, पेंशन, सैलरी में, तो सरकार को ज्यादा फिटमेंट फैक्टर देना पड़ेगा, वो भी 2 से ऊपर। यही चीज इन्होंने बताई है। अगर 24% की वृद्धि होती है तो फिटमेंट फैक्टर अधिक रहेगा और वेतन में बढ़ोतरी शानदार होगी। अगर सिर्फ 12% की वृद्धि होती है तो कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लग सकता है। जी हां। फिर दोस्तों अगर सरकार बहुत निराशावादी है, या फिर हम भी निराशावादी है, हम सोचते हैं कि सरकार बहुत कम देगी, बहुत ही मामूली वृद्धि करेगी, बहुत ही कम, 10% के आसपास, 12% के आसपास, तो दोस्तों फिर इससे हमें ही नुकसान होगा, हमें ही नुकसान होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि नॉर्मल एक्सपेक्टेशन लेके हम चलें सरकार से, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो जरा कमेंट कर दीजिएगा। फिर क्या लिखा है? सरकार क्यों कम रख सकती है फिटमेंट फैक्टर? अब दोस्तों इन्होंने बताया कि सरकार फिटमेंट फैक्टर क्यों कम रख सकती है, क्यों वो कम करेगी। सरकार पर वित्तीय बोझ एक बड़ा कारण हो सकता है। जी हां दोस्तों, अगर सरकार ऐसा सोचती है कि हम पर वित्तीय बोझ है या फिर हमें कहीं आर्थिक हानि ना हो जाए आपकी पे, पेंशन ज्यादा बढ़ाने से, तो इस वजह से सरकार बढ़ोतरी कम कर सकती है, एक ये भी कारण हो सकता है। 8वें वेतन आयोग को लागू करने से सरकारी खजाने पे लगभग 0.6 से 0.8% जीडीपी का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान है। इसके अलावा सरकार का फोकस इस समय अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर भी है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों सरकार सिर्फ 8 सीपीसी का नहीं सोचेगी, जो और उसकी योजनाएं हैं, जो उसे और योजनाएं चलानी हैं, उसके बारे में भी सोचेगी। तो सरकार यह सोच सकती है कि हम 8 सीपीसी लागू करें, लेकिन उसमें अनुमानित वृद्धि करें आपकी पे, पेंशन में, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एक संतुलित तरीके से। तो दोस्तों यही चीज इसमें लिखी है। कर्मचारी संघ हालांकि लगातार फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.86 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि बढ़ती महंगाई से राहत मिले। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों हमारा जो मेन फोकस है, हमारा, जैसे कि हम सरकारी कर्मचारी है, हमारा मेन मकसद क्या है? महंगाई। महंगाई के हिसाब से मेरी सैलरी ज्यादा हो। अगर आप पेंशनर्स हैं तो आप चाहेंगे कि महंगाई के हिसाब से आपकी पेंशन ज्यादा हो। हर एक कोई चाहता है कि उसकी पे, पेंशन, सैलरी में ज्यादा वृद्धि करे सरकार। अब दोस्तों जो सरकार है उसे हर एक चीज देखनी है, 8 सीपीसी के अलावा भी उसे 8 सीपीसी में पेंशन पे बढ़ोतरी भी देखनी है,
दूसरी जो उसकी योजनाएं हैं वो भी उसे देखनी है, यानी पूरा देश उसको देखना है। तो ये कारण बताया है कि कम वृद्धि कर सकती है, इतनी कम नहीं लेकिन संतुलित, क्योंकि दोस्तों सरकार को और भी चीजें देखनी है। ये इन्होंने जानकारी दी है, ये मेरी जानकारी नहीं है, कहीं आप मेरे को कहें, ये जानकारी इन्होंने दी है। ऐसा ये बता रहे हैं कि सरकार इसके बारे में सोच सकती है। कब तक लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग? अब दोस्तों इन्होंने बताया कि कब तक 8 सीपीसी मिलेगा। आमतौर पर हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था, इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। बेनिफिट आपको 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। हालांकि आयोग के गठन और रिपोर्ट सौंपने की प्रक्रिया में देरी हो सकती है, जिससे यह 2026 के अंत या फिर 2027 की शुरुआत तक भी खिंच सकता है। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी, 2026 के एंड तक या फिर 2027 में। सरकार ने जनवरी 2025 में आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी तक अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होना बाकी है। अभी टर्म ऑफ रेफरेंस मिलना बाकी है और अध्यक्षों की नियुक्ति होना बाकी है। अब दोस्तों इसका पूरा कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या निकल के आया? कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। जहां एक तरफ कर्मचारी 2.57 या उससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं कुछ रिपोर्ट कम फिटमेंट फैक्टर की ओर इशारा कर रही हैं। जी हां दोस्तों, अभी 8 सीपीसी पर पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, अलग अलग रिपोर्ट आ रही है। कोई कहता है कि 2.57 या फिर 2.57 से ज्यादा सरकार को देना चाहिए फिटमेंट फैक्टर। कोई कहता है कि डीएडीआर के आंकड़ों के आधार पे, कुछ दूसरी रिपोर्ट के आधार पे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं मिल पाएगा। अभी भी दोस्तों पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है, यही इन्होंने बताया। फिर क्या लिखा है, आगे आने वाले कुछ महीनों में सरकार की तरफ से आयोग के गठन और उसके टर्म ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी हां दोस्तों, जब टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए जाएंगे, जब अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी, तभी दोस्तों हमें एक्चुअल पोजीशन का पता लगेगा 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के बारे में या फिर बढ़ोतरी के बारे में। फिर क्या लिखा है, तब तक लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इंतजार करना होगा और उम्मीद करनी होगी कि सरकार उनके हित को ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी। जी हां दोस्तों, तो जब तक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं हो जाते, जब तक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो जाती भारत सरकार के द्वारा, जब तक हमें इंतजार करना होगा। और दोस्तों हमें उम्मीद रखनी होगी कि सरकार हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार पे और पेंशन बढ़ाए और हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दे। तो दोस्तों ये हम उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी फाइनल काम सरकार ही करेगी। तो दोस्तों ये जानकारी थी फिटमेंट फैक्टर के बारे में, सारी जानकारी इन्होंने दी है, सारी जानकारी। आपको कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। इसलिए सारी जानकारियां तुरंत पाते रहने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी जानकारी या इंफॉर्मेशन आपको मिल पाए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।